हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज का जो टॉपिक रहने वाला, आपने हाल ही में एक देखा होगा, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है डिलिमिटेशन को लेकर के। स्टेटमेंट ये है कि सदर्न स्टेट हमेशा से ये कंसर्न उठा रहे हैं कि हमने अपनी पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी काम किया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करी, और अगर हम सदर्न स्टेट्स के हिसाब से देखें, 18% पॉपुलेशन जो है वो 35% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देती है। बट जब आप फेडरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जब सदर्न स्टेट्स की बारी आती है कहाँ पे रिप्रेजेंट करने की, लोकसभा में, यानी कि सदर्न स्टेट्स के जो एमपी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू नदर्न स्टेट्स। तो ये कंसर्न हमेशा से ही सदर्न स्टेट्स का रहा है। तो जो चीफ मिनिस्टर है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने लिखा है कि इन कंसर्न्स को जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो समझेंगे, और इन कंसर्न्स को समझते हुए जो भी रेलेवेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो लेंगे, यानी कि सदर्न स्टेट्स को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो निराश नहीं करेंगे। ऐसा चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू का कंसर्न, ऐसा एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है डिलिमिटेशन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी जो प्रीलिम्स है उसके पर्सपेक्टिव से भी, और यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो चलिए समझते हैं डिलिमिटेशन है क्या। तो अगर मैं आपसे बात करूँ डिलिमिटेशन क्या है, जो डिलिमिटेशन है वो बेसिकली क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो नंबर और जो बाउंड्रीज है उनको इस तरीके से इंश्योर करना, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इंश्योर करना। Process of fixing limits or boundaries of territorial constituency in a country or province having legislative body, यानी कि ये legislative body की बात कर रहा है। तो यहाँ से एक important question बन सकता है कि जो delimitation है वो कहाँ पे लागू होता है। पहला है लोकसभा में और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली में। यानी कि अगर हम यूनियन लेवल पे देखें, अगर हम पार्लियामेंट लेवल पे देखें तो लोकसभा में डिलिमिटेशन लागू होता है, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिलिमिटेशन लागू होता है। यहाँ पे ध्यान में रखना, लोकल गवर्नमेंट से काफी डिफरेंट है डिलिमिटेशन जो कि देखने के लिए मिलता है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि जो डिलिमिटेशन है उसका सबसे पहले एक्ट इनेक्ट कब हुआ था, 1952 के अंदर इनेक्ट किया गया था। और डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को, बट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि दोनों का कोलैबोरेशन हमको देखने के लिए मिलता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों मिल करके डिसाइड करते हैं क्या चीज, डिलिमिटेशन कमीशन को, यानी कि अपॉइंट तो डिलिमिटेशन कमीशन करता है, बट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करता है। डिलिमिटेशन की कंपोजिशन क्या है, डिलिमिटेशन की कंपोजिशन है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कौन, कंपोजिशन का मतलब है कौन कौन मेंबर्स होंगे डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर। तो कौन कौन मेंबर होंगे, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। डिलिमिटेशन का फंक्शन क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डिलिमिटेशन का फंक्शन होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका जो नंबर है और जो बाउंड्रीज है उसको इस तरीके से लिमिट करना, इस तरीके से इंश्योर करना, कैसे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, पॉपुलेशन के आधार पे नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में फिक्स करना, दैट इज डिलिमिटेशन। और एक और फंक्शन है कि जो भी हाई पॉपुलेशन वाले स्टेट्स है वहां पे जो है आइडेंटिफाई करता है डिलिमिटेशन कमीशन के शेड्यूल्ड कास्ट और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि ऐसे स्टेट जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उस स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कितनी सीट्स होनी चाहिए वो भी कौन डिसाइड करता है, डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है। जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो सेटअप हुआ था 4 टाइम्स सेटअप हुआ था डिलिमिटेशन कमीशन। 1952 में 1952 एक्ट के तहत, 1963 में 1962 एक्ट के तहत, 1973 में 1972 एक्ट के तहत और 2002 में 2000 एक्ट के तहत। इसके बाद आपको जो आपका यूपीएससी का जो प्री एग्जाम होता है उसके लिए आपको 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि रिलेटेड है डिलिमिटेशन से रिलेटेड है। पहला है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत क्या किया गया था,
फ्रोज किया गया था, यानी कि लिमिट किया गया था एक तरीके से लोकसभा की सीट को, और दूसरा जो डिविजनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको फ्रोज करना है टिल 2000, यानी कि 2000 ईयर तक हमको जो है वो सीट को लिमिट करना है, लोकसभा की सीट को लिमिट करना है डिविजनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे, और कौन से सेंसस के आधार पे, 1971 के सेंसस के आधार पे। इसके बाद एक अमेंडमेंट एक्ट आता है, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2003। यहाँ पे ये बोला गया कि जो डिलिमिटेशन के लिए जो सेंसस यूज किया जाएगा वो 2001 का सेंसस यूज किया जाएगा, ना कि 1991 का सेंसस यूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हमने 2001 का सेंसस यूज किया तो सीट्स में ज्यादा ऑल्टरेशन आया नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बट तो 84th अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या बताता है कि जो डिलिमिटेशन है उसके लिए जो सेंसस यूज किया जाएगा वो 1991 का सेंसस यूज नहीं किया जाएगा, 2001 का सेंसस यूज किया जाएगा। तो आई होप इतनी डिटेल जो है वो डिलिमिटेशन से रिलेटेड आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी हम इसको थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि मेंस पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी डिटेल है जो आपको जाननी जरूरी है। तो पहले सबसे पहला तो आपको ये जानना जरूरी है कि ठीक है आपको डिलिमिटेशन समझ में आ गया है, तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि डिलिमिटेशंस को लेकर के क्या नीड है, क्या एक्चुअल में हमको नीड है डिलिमिटेशन की, क्या जो डिलिमिटेशन है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और दूसरा हमको जानना है कि इससे रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं वो क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे नीड फॉर डिलिमिटेशन। नीड फॉर डिलिमिटेशन, नीड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट नीड तो यही है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट। इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीड तो यही है, ठीक है। सेकेंड नीड क्या है? फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज। फेयर डिवीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज, यानी कि जो ज्योग्राफिकल एरियाज है उसका फेयर डिवीजन करना। ये फेयर डिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले, ठीक है। तो इसीलिए फेयर डिवीजन होना चाहिए ज्योग्राफिकल एरियाज का। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ वन वोट वन वैल्यू। भाई आपकी वोट की वैल्यू है या नहीं है? आपका एक वोट है तो उसकी एक वैल्यू है या नहीं है? तो अगर डिलिमिटेशन नहीं होगा तो इस प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पॉपुलेशन के आधार पे डिलिमिटेशन जो है वो रखा जाता है ताकि वन वोट वन वैल्यू का ये जो प्रिंसिपल है ये वैलिड रहे। तो ये सारी नीड है इसकी डिलिमिटेशन की। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कंसर्न्स है, कंसर्न्स क्या है डिलिमिटेशन को लेकर। ये तो हमने समझा कि क्यों जरूरत है। आई होप आपको जो जरूरत है डिलिमिटेशन की वो समझ में आई होगी, लेकिन कंसर्न्स इसके ज्यादा हैं। अब कंसर्न क्या है? क्योंकि मैंने बताया कि डिलिमिटेशन जो है वो पॉपुलेशन के आधार पे है। जो डिलिमिटेशन है वो किसके आधार पे है? पॉपुलेशन के आधार पे। अब अगर डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के आधार पे, इसका मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यानी कि जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसी की ही लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी। यानी कि एमपी की ज्यादा रिप्रेजेंटेशन वहां पे होगी जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है। यानी कि एमपी की सीट लोकसभा में उस स्टेट की ज्यादा होगी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, ठीक है। अब जो हमारे नॉर्थर्न स्टेट्स हैं
जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इनकी पॉपुलेशन है ज्यादा, और जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं इनकी पॉपुलेशन है कम। तो सवाल ये उठता है कि जो सदर्न स्टेट है उसकी 18% पॉपुलेशन है, और ये जो 18% पॉपुलेशन है ये कंट्रीब्यूट कितना करती है जीडीपी में? 35% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। तो सदर्न स्टेट बोलेगी कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, एक तरफ जो नदर्न स्टेट है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये तो एक तरीके से हमारे साथ धोखा हो रहा है कि भाई हम 18% पॉपुलेशन 35% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारी इसके बदले में हमको मिल क्या रहा है? हमारी जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो लोकसभा है, ठीक है, उसके अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन कम है। यानी कि कल को हमको कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारी आवाज़ उठाने के लिए नेशनल लेवल पे लोकसभा के अंदर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारे जो एमपी है, उनकी सीट काफ़ी कम है, और हम यहाँ पे 18% पॉपुलेशन 35% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो नदर स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, लोकसभा के अंदर एमपीज की जो सीट होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सदर्न स्टेट। तो ये हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है डिलिमिटेशन का। और दूसरा ये है रीजनल डिस्पैरिटी। आप इस कंसर्न, इस पॉइंट को, इस पूरे पॉइंट को कवर कर सकते हो किसमें? रीजनल डिस्पैरिटी में। रीजनल डिस्पैरिटी में अब सेकंड जो कंसर्न आता है वो आता है इनएडिक्वेट फंडिंग। Second concern is inadequate funding. So second concern is inadequate funding. 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 का सेंसस यूज किया था और उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि जो सदर्न स्टेट है वो फंडिंग एंड रिप्रेजेंटेशन लूज कर रही है। ठीक है, अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात माने तो 15th फाइनेंस कमीशन में जो सेंसस यूज हुआ था, वो सेंसस जो यूज हुआ था वो हुआ था 2011 का सेंसस। और इसके हिसाब से हमको ये पता चलता है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, भाई 15th फाइनेंस कमीशन बताता क्या है, तो ये समझ लो 15th जो फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि स्टेट जो है कितनी फंडिंग देगा, कितना पैसा देगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना पैसा देगी स्टेट को, ठीक है, कितने परसेंट देगी वो डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ये देखा गया कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको जो फंडिंग मिल रही है सेंट्रल से वो काफी कम है एज कंपेयर टू नदर्न स्टेट्स। तीसरा जो कंसर्न आता है affect scheduled caste and scheduled tribes reserve seats। मैंने आपको बताया था डिलिमिटेशन का फंक्शन होता है ये भी आइडेंटिफाई करना कि पॉपुलेशन के आधार पे जो शेड्यूल्ड कास्ट है और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसकी सीट कितनी रिजर्व होगी, ये भी किसका काम है? डिलिमिटेशन का। तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स अगर पॉपुलेशन कम है तो इसका मतलब क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो रिजर्व सीट्स है वो भी कम होंगी। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल बात बताते हैं? आर्टिकल 330 और आर्टिकल 333। आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 333। सो आई होप आपको पूरा जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो आपको समझ में आया होगा।
आपको ये समझ में आया होगा कि डीलिमिटेशन कमीशन की नीड क्या है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि डीलिमिटेशन के कंसर्न क्या है। ठीक है, तो आई होप ये सारे एस्पेक्ट आपको क्लियर हुए होंगे डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर के। अब फ्यूचर में हमको देखना है कि जो गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो किस तरीके से सदर्न स्टेट्स के कंसर्न को एड्रेस करते हैं और उससे रेलेवेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।